Good morning, students. Today our topic is behavioral issues involved in project abandonment और प्रोजेक्ट टर्मिनेशन। जब हम किसी प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करते हैं तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इश्यूज होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, सो अ बेसिक रूल ऑफ कैपिटल बजटिंग सेज दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड बी गाइडेड बाय द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरियन। जब भी हमें डिसीजन लेना होता है वेदर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर प्रोजेक्ट और वी आर गोइंग टू stop it or terminate it, okay, then we have to see कि जो हमारा कंटिन्यूएशन का प्रोसेस है उसकी एनपीवी ज्यादा है या अगर हम इसको स्टॉप करके अबंडन करते हैं तो उसकी एनपीवी ज्यादा है। अप्लाई टू अ प्रोजेक्ट कंटिन्यूएशन वर्सेस abandonment decision. This rule says the project must be abandoned if the NPV associated with abandonment is greater than the NPV associated with the continuation. By the same logic, the project should be continued if the present value associated with the continuation is greater than the NPV associated with the abandonment. So, do manager follow the logic of net present value calculation in evaluating the continuation versus the abandonment decisions? It appears that they often overlook this logic. They have a tendency to get entrapped into losing the project, and in their attempts to rescue them through good money after bad. So why does this happens? While there are several reasons, this happens mainly because of the sunk cost, which are irrelevant for economic accounting, but are often not ignored in our mental accounting. Basically क्या होता है कि जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जो हमारी sunk cost बन जाती है, which cannot be reverted back or can be recovered. ठीक है, तो जिस समय हम प्रोजेक्ट को छोड़ने की, उसे छोड़ के कुछ और करने की सोचते, तो फिर जो भी एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसके दिमाग में आता है कि हमने इतना ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, वो उसको संक कॉस्ट की तरह से नहीं लेता। तो इकोनॉमिक अकाउंटिंग में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हम मेंटल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मेंटली वो एक साइकोलॉजिकल एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं कि हमने इसमें इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अभी उसको चलने दो, चलो इसको चलने दो, क्या पता है इसमें से प्रॉफिट्स आने लगे। इसका आप कोई इलस्ट्रेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन टू इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक अकाउंटिंग and the mental accounting, consider the example of a person who is having already lost 20,000 in his business venture and is confronted with a choice between the two alternative A and B. ठीक है, alternative A would yield a certain gain of 10,000, whereas alternative B, akin to a gamble, has two equiprobable of payoffs 0 and 20,000. If he employs the rule of economic accounting, he will, क्योंकि 20,000 रुपए उसने लूज किए हुए हैं, उसमें लगाए हुए हैं, he will form two account, तो वो दो अकाउंट लगाएगा इकोनॉमिक अकाउंटिंग की तरह से। The first contains a loss of 20,000 and it is closed. The second involves a choice between A and B, which like he may think of, okay. तो दूसरा जो है वो जिसमें वो क्या करेगा, ए और बी के बीच में उसको चॉइस मिली हुई है, which he would obviously choose A as expected value of A is same as that of B. तो वो क्या करेगा कि A को चूज करेगा क्योंकि ऑल्टरनेटिव A में 10,000 मिल रहे हैं और ऑल्टरनेटिव B जो है उसमें क्योंकि गैम्बलिंग इन्वॉल्व, तो A को इन्वॉल्व कर इनको चूज करेगा, ओके, without B without the dispersion characterizing the later. But differently, a person who employs economic accounting will ignore the sunk cost, ठीक है। इफ ही इज गाइडेड बाय द मेंटल अकाउंटिंग, अगर वो इकोनॉमिक अकाउंटिंग का दिमाग लगाएगा तब तो फिर वो ए को चूज करेगा, लेकिन अगर वो मेंटल अकाउंटिंग कंसीडर कर रहा है साइकोलॉजिकली, तो ही सीज ओनली अ वन अकाउंट दैट इज ओपन विद एग्जिस्टिंग लॉस ऑफ 20,000। तो वो सोचेगा कि 20,000 का लॉस तो है ही है। पुट इन अदर वर्ड्स, he does not ignores the sunk cost, वो sunk cost को इन्वॉल्व नहीं करा, अपने 20,000 के लॉस को कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो वो सिर्फ ये देखा था कि रिटर्न कितना मिल रहा है, ए में 10,000 का मिल रहा है, ये नहीं देख रहा था कि 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया था तो ओवरऑल 10,000 का उसको लॉस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक अकाउंटिंग थी, संक कॉस्ट को कंसीडर नहीं करा था, लेकिन मेंटल अकाउंटिंग में संक कॉस्ट को भी कंसीडर कर रहा है। पुट इन अदर वर्ड्स, he does not ignore the sunk cost, hence he views alternative A and B as follows. A को देख रहा है closing the account with a loss of 10,000, the previous loss of 20,000 less the gain of 10,000, तो उसको एक तरह से 10,000
का लॉस हो रहा है इसमें, ए वाले केस में। बी में क्या क्लोजिंग अगर काउंट कर रहा है विद द लॉस ऑफ 20,000, इफ द पे ऑफ द गैम्बल इज 0 और द लॉस इज नील, तो इफ द पे ऑफ द गैम्बल इज ₹20,000। ठीक है, तो दूसरे वाले में क्या है कि वो गैम्बलिंग बेस्ड है, तो उसमें उसको वो देख रहा है कि 20,000 का नुकसान हो रहा है। तो अलग अलग तरह से अलग अलग लोग इसको परसीव करते हैं। ओके, तो दिस वे Daniel Kahneman and Amos Tversky argues that people confronted with a choice between a sure loss and a gamble, which offers some prospect of reducing their loss to 0 or so, tend to display a risk-seeking behavior. अब B वाला behavior ऐसा है कि अगर वो गैम्बलिंग में 20,000 जीत जाता है, तो उसके जो संक कॉस्ट जिसको वो कंसीडर करता है वो रिकवर हो रही है मेंटल अकाउंटिंग की पिक्चर से। और इनकेस अगर वो नहीं जीतता है तो 20,000 का लॉस तो उसको है ही है। तो यूजुअली अगर लॉस वाला बिहेवियर होता है तो उसको पता है कि जब ए में लॉस होना ही होना है 10,000 का, क्या पता बी से उसको या तो 0 हो जाएगा या 20,000 का उसको फायदा हो सकता है, तो फिर वो रिस्क लेना प्रिफर करेगा और बी ऑप्शन को लेना वो प्रिफर करेगा। अ पर्सन हु यूज मेंटल अकाउंटिंग डज नॉट अडॉप्ट हिज एसेट पोजीशन टू लूज टू लॉसेस एंड हेंस is likely to be entrapped in continuing the project. So he distinguishes between unrealized paper losses and realized losses and adapts his asset position only after the losses are realized. So जब तक उसको प्रॉपर रियलाइज नहीं हो जाएगा तब तक जो पेपर लॉसेस यानी कि इकोनॉमिक लॉसेस हैं और जो रियलाइज लॉसेस हैं उनको वो तभी कंसीडर करेगा अपने एसेट्स की पोजीशन को। सिंस रियलाइजेशन ऑफ लॉस इंक्लूड रिग्रेट, ही इज रिलक्टेंट ऑफ रियलाइजिंग देम and resorts to procrastination as a way to defer the attendant pain. Of course, he may even deepen his commitment of the project further in the hope of finally emerging as a winner and avoiding the ignominy of failure. So now the another aspect is overcoming this resistance, कि वो इस resistance को जो इस तरीके का resisting behavior दिखा रहा है in the continuation, in the termination or abandonment of the project, तो वो ऐसे कैसे इसको हम overcome कर सकते हैं? Since the NPV prescription is clear, there is no intellectual difficulty in distinguishing the projects where the commitment is worthwhile from projects and where it is not. The difficulty seems to arise because of a self-control problem. While the rational internal principle may understand the benefits of terminating a losing project, it may find it difficult to persuade the internal agent to take the desired action because termination means that a mental account has to be closed and the accompanying loss realized. तो basically जो entrepreneur है उसके साथ तो कुछ mental accounting का issue रहता है ये project के closing से related. Apart from that, there are so many stakeholders of the business like the employee themselves, those who are having their aspiration, various kind of needs as a personal needs and goals which are associated by the employment in that particular. They never like that कि उनका जो project है, जो business चल रहा है वहाँ का वो बंद हो जाए क्योंकि उससे उनका जो employment है वो भी खत्म हो जाएगा। तो they actually resist a lot about it. Apart from that, even the shareholders won't like कि क्योंकि उनका जो contribution उसमें involved है वो भी कहीं ना कहीं वो चीज create कर रहा है. Okay, so all these things are such which are the behavioral aspects of project termination which has to be managed. Then managing the divestments. Since divestment are becoming commonplace, corporates should approach them systematically and rationally. Here are some basic guidelines for managing the divestments. Okay, like regarding the divestment as a normal part of business life, and then other is the considering divestment as one of the many responses to a situation. So there are several options available when a business or a project is underperforming. It may be continuous as it is, or it may be shut down till the business conditions improve. New product line may be added. An aggressive cost reduction program may be initiated. Manufacturing or the distribution arrangement may be strengthened.
where when none of these are like alternatives seems feasible or desirable, then we divest seriously. As I told you in my last lecture also कि जो divestment है और divestiture of a business is somehow different from its termination, क्योंकि divestment में क्या रहा, we are selling it to the third party on a going concern basis. जो जैसा business चल रहा है उसमें उसकी goodwill भी involve, if it is good तो कई बार divestment की value ज्यादा होती है, तो it's better to divest the business, to sell it off to another party rather than closing it off. So approach of divestment positively. View a divestment as an opportunity, not a catastrophe. As Leonard Vignola Jr. says, difficulties abound and optimum divestment is not overly easy to accomplish. तो डाइवेस्टमेंट आप प्रॉपरली कर सको, ऑप्टिमली जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है कंपनी की वो आपको मिल पाए, वो भी जरूरी, क्योंकि जब क्लोजिंग होती है किसी कंपनी के डाइवेस्टमेंट तो अब उसकी मार्केट वैल्यू तो अपने आप ही डाउन हो जाती है, तो उतनी वैल्यू उसकी नहीं मिल पाती जितनी की मिलनी चाहिए. ओके, येट डाइवेस्टमेंट ought to be viewed as a chance to turn a less than favorable situation in a future benefit to the divesting company. Announce divestment decision candidly and create an impression that the company has the ability to deal with the problem realistically and sensibly. तो जो divestment है उसको बहुत wisely, बहुत prudently इसको deal करने की जरूरत होती है. Otherwise, there may be more losses than assumed. The decision to divest should be presented as a firm, aggressive, positive step on the part of the divesting company. So that's it about today's lecture, student. Thank you very much for listening.